गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट सीखा था। आज हम लोग सीखेंगे एप्लीकेशंस ऑफ एच इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ एच इफेक्ट, जिसको आप बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। एप्लीकेशंस ऑफ एच इफेक्ट में स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, C double bond C is directly proportional to H effect, that is hyperconjugating structures which is directly proportional to number of alpha H। अल्फा एच की संख्या बढ़ने पर एच इफेक्ट ज़्यादा होगा, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स ज़्यादा होंगी और फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल है, ये कार्बोकैटायन है एंड दिस वन इज अल्कीन। क्वेश्चंस कर लेते हैं। मिथाइल फ्री रेडिकल है, इससे ज़्यादा स्टेबिलिटी 1 डिग्री इथाइल फ्री रेडिकल की होती है, जैसा कि हम लोग इंडक्टिव प्रभाव में भी पढ़ चुके हैं। ज़्यादा स्टेबिलिटी 2 डिग्री आइसोप्रोपाइल की होती है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल हम चेक कर रहे हैं अल्फा एच से। अल्फा एच की संख्या 0 है, इसमें अल्फा एच की संख्या 3 है और इसमें अल्फा एच की संख्या 6 है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हुआ। तो हम सारे क्वेश्चंस किस पे कर रहे हैं? स्टेबिलिटी पर। और कौन सा ऑर्डर लिख रहे हैं? इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके, सो रिमेंबर दिस बेसिक पॉइंट। देख लेते हैं। आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है ये टर्सरी 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। अल्फा एच कितने हैं? 9 हैं और इसमें अल्फा एच कितने हैं? 6 हैं। जेंटलमैन, ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे ये फ्री रेडिकल है और ये अल्फा एच है जिसकी संख्या 1 है। ये फ्री रेडिकल है जिसमें अल्फा एच की संख्या 2 है। ये फ्री रेडिकल है जिसमें अल्फा एच की संख्या 4 है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा जेंटलमैन।
यहाँ पर अल्फा H 1 है, चेक कर सकते हैं आप आसानी से। यहाँ पर अल्फा H 2 है, यहाँ पर अल्फा H 4 है। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हम फ्री रेडिकल में स्टेबिलिटी ऑर्डर और कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक कर सकते हैं। अल्फा H की संख्या बढ़ने पर प्यारे बच्चों, अल्फा H की संख्या बढ़ने पर जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। H प्रभाव जो कि एक परमानेंट इफेक्ट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है 3 प्रकार के कॉन्जुगेशन में। या तो पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होगा, या फ्री रेडिकल के साथ कॉन्जुगेशन होगा, या फिर C डबल बॉन्ड C के साथ कॉन्जुगेशन होगा। स्टेबिलिटी में क्वेश्चन करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने वाली बात है कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन is directly proportional to number of अल्फा H। अल्फा H की उपस्थिति से बढ़ने पर अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ती है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, अल्फा H 0 आप आसानी से गिन लेंगे, मैं नहीं बताऊंगा ये, क्योंकि मैंने ये बता दिया है। मैं सीधा ऑर्डर लिख रहा हूँ। इसमें अल्फा H बढ़ गए, आई थिंक 2 एल्काइल ग्रुप आ गए। तो अल्फा H कितने हो गए? 6 हो गए। और आई थिंक ये 6 फॉर्म हो गया, पढ़ाया था हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। और ये सेम है, लेकिन ये ट्रांस हो गया। इससे भी ज़्यादा स्टेबल होता है यदि एक ही sp2 कार्बन पर दोनों हम एल्काइल लगा दें। इसके बाद आ जाएगा 3 केस, 3 मिथाइल लगा देंगे हम। तो अल्फा H कितने हो जाएंगे? 9 हो गए सब। और सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन CH3 ट्वाइस 2 मिथाइल, CH3 ट्वाइस 2 मिथाइल, तो 2 और 2 4, अल्फा H 12। तो स्टेबल अल्कीन, सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन ये वाली होगी प्यारे बच्चों। इसमें कोई भी मिथाइल नहीं है, इसमें एक मिथाइल है, ध्यान दें। 2 मिथाइल के केस कितने हैं? 1 2 3। ये सिस है और ये ट्रांस है, और इसे हम सिस और ट्रांस नहीं बोलेंगे, लेकिन एक ही sp2 पे क्राउडिंग हो गई, बल्कीनेस बढ़ गई, स्टीरिक हिंडर्ड हो गया, स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीजेस। अल्फा H सेम है, अल्फा H कितने हैं? 6 हैं।
6 इसमें है, 6 इसमें है, तो अल्फा एच जब सेम हो तो रिमेंबर वन पॉइंट के कहीं ज्योमेट्रिकल तो नहीं बन रहा, और ज्योमेट्रिकल यदि बन रहा है तो वो सारी सिचुएशन आप चेक कर लें। और स्टेबिलिटी का ये फाइनल ऑर्डर होगा। अल्कीन में सबसे ज़्यादा अल्कीन को हम मोर अल्काइलेटेड अल्कीन बोलते हैं और सेटजेप अल्कीन भी बोलेंगे भविष्य में, सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग। सेटजेप रूल के अकॉर्डिंग सेटजेप कहते हैं कि ऐसी कोई अल्कीन जेंटलमैन जो सबसे ज़्यादा एल्काइलेटेड है, मतलब जिसमें sp2 कार्बन पे, मतलब C डबल बॉन्ड C सिस्टम पे सबसे ज़्यादा एल्काइल ग्रुप जोड़े गए हैं, वो अल्कीन सबसे ज़्यादा स्टेबल होती है। तो सेटजेफ अल्कीन नाम सुनेंगे आप, बनाएंगे। सेटजेफ अल्कीन इज मोस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन। मोस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन मतलब C डबल बॉन्ड C सिस्टम पे विल बी मोस्ट स्टेबल। तो जनरल फॉर्मेट क्या है? जनरल फॉर्मेट में आपके सामने लिख दूं कि R2C डबल बॉन्ड CR2 दिस विल बी मोस्ट स्टेबल, R2C डबल बॉन्ड CHR, देन R2C डबल बॉन्ड CH2, देन RH C डबल बॉन्ड CR, दिखना चाहिए ना ट्रांस, देन RH C डबल बॉन्ड CRH, एंड देन RH C डबल बॉन्ड CHH, और सबसे लास्ट में क्या आ जाएगा? CH2 double bond CH2. So gentlemen, we can see that ethene will be least stable alkene. अल्कीन फैमिली में, जिसको आप बोलते हैं ओलिफिन्स, अल्कीन फैमिली में यदि सबसे कम स्थायित्व किसी का होगा तो वो किसका होगा? इथीन का होगा। चेक करें। और सबसे ज़्यादा स्टेबल अल्कीन वो होगी जिसमें एल्काइल ग्रुप की संख्या नंबर ऑफ R से भी चेक कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू 4। इसमें R कितने हैं? 3। इसमें R कितने हैं? तो R 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, और उसमें 1 और इसमें 0। तो मोस्ट सेटजेप अल्कीन क्या कहती है? मोस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन। मोस्ट अल्काइलेटेड अल्कीन मतलब नंबर ऑफ R प्रेजेंट और अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड C सिस्टम। ओके, तो ये हम फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन और अल्कीन की स्टेबिलिटी, जब हम अल्कीन की स्टेबिलिटी, क्वेश्चन बहुत ही आते हैं इस पे, जब हम अल्कीन की स्टेबिलिटी की चर्चा करते हैं, क्योंकि 12th में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जब हम अल्कोहल में से पानी निकालते हैं, मतलब डिहाइड्रेशन कराते हैं, तो भी अल्कीन बनती है। जब हम हेलो अल्केन पढ़ेंगे हम लोग 12th ऑर्गेनिक में, जब हम हेलो अल्केन को हीट करते हैं तो भी अल्कीन बनती है। तो अल्कीन वहाँ पे मेजर और माइनर, मतलब स्टेबल बनेगी या लेस स्टेबल बनेगी, ये हम सेटजेप रूल मतलब स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के आधार पर ही डिसाइड करेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन के साथ एक कॉन्सेप्ट आता है हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन
ऑफ अल्कीन। डेल्टा एच हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन में क्या होता है कि यदि हमारे पास C डबल बॉन्ड C सिस्टम है, मतलब अल्कीन है, और हम उस पर हाइड्रोजन का एडिशन करें, जो कि सामान्यतः किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, तो जब हाइड्रोजन का एडिशन, दिस वन इज एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, एन अनसैचुरेटेड सिस्टम, ओके। तो जब हम अल्कीन पे हाइड्रोजन का एडिशन करते हैं किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और H प्रत्येक कार्बन पर एक एक H जुड़ जाता है, और कुछ हीट इवॉल्व होती है जिसको डेल्टा H या डेल्टा H हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डेफिनीशन क्या बनी प्यारे बच्चों? डेफिनीशन ये बनी कि द अमाउंट ऑफ हीट evolved during hydrogenation of an alkene or unsaturated compound. Unsaturated compound is called heat of hydrogenation. ध्यान ये रखना है, अब देखो इस C डबल बॉन्ड C सिस्टम की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन उतनी कम होगी। तो हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन is inversely proportional to stability of alkene, is inversely proportional to number of hyperconjugating structures, is inversely proportional to number of alpha H present in alkene. अल्कीन में प्यारे बच्चों बड़ा सीधा सा फंडा है कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन कब आसानी से जुड़ेगा? जब यहाँ पर क्राउडिंग कम होगी, यहाँ पर क्राउडिंग क्या होगी? कम होगी। अगर यहाँ पर क्राउडिंग बढ़ गई, ग्रुप लगा दिए हमने, बड़ी बड़ी R ग्रुप चिपका दिए, तो हाइड्रोजन का जुड़ना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट कम इवॉल्व होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम हो जाएगी। तो अल्कीन की स्टेबिलिटी बढ़ने पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होती है, अल्फा H की संख्या बढ़ने पर, C डबल बॉन्ड C सिस्टम में अल्फा H की संख्या बढ़ने पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन पे पक्का क्वेश्चन आता है मोस्टली, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन का जो इफेक्ट है और रेजोनेंस का क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ध्यान दें कि आपने जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखा था वही ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाएगा इसका हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन का, मतलब R2C डबल बॉन्ड Cr2 से ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन R2C डबल बॉन्ड CHR का होगा, फिर RC
इसका होगा इससे ज़्यादा RC डबल बॉन्ड CR, इसका होगा फिर RHC डबल बॉन्ड CRH, इसके बाद RHC डबल बॉन्ड CHH, और सबसे ज़्यादा देख रहे हैं यहाँ पर इथीन के लिए मुस्कुराने का वक्त आ जाएगा कि रिमेंबर दिस पॉइंट कि हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन इंक्रीजेस। स्टेबिलिटी कम होने पर हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन कम होती है जेंटलमैन, तो इससे भी हम अल्कीन की स्टेबिलिटी से कनेक्ट करके एच इफेक्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस थे किसके? एच इफेक्ट के। एच इफेक्ट मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। अब मैंने आपको बताया था कि एक छोटा सा इफेक्ट और आता है, क्योंकि 4 इफेक्ट हमें पढ़ने थे, और उस इफेक्ट को पढ़ने के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 का दी एंड हो जाएगा, फिर हम रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 सीखेंगे। इफेक्ट नंबर 4 क्या है? छोटा सा प्रभाव है जिसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। ई इफेक्ट बोलते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। की पॉइंट क्या है? इट इज अ temporary effect अस्थायी प्रभाव होता है, ये परमानेंट नहीं होता, डिमांड पे जनरेट होता है। मेहमान के आने पर, मतलब घरों की व्यवस्था जैसा है ये कि मेहमान आए तो चाय नाश्ता बनेगा, मेहमान नहीं आए तो चाय नाश्ता नहीं बनेगा। तो इट इज अ टेम्पररी इफेक्ट। इट ऑपरेट्स ऑन द डिमांड ऑफ अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट आक्रमणकारी। अटैकिंग रीजेंट 2 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था, आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल या फिर न्यूक्लियोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल होता है उसे इलेक्ट्रॉन पसंद है, जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो न्यूक्लियस लविंग है। और न्यूक्लियस में क्या होता है प्यारे बच्चों? पॉजिटिव चार्ज, तो उसे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज पसंद है। जिस सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होता है वहीं पे जाके अटैच होता है न्यूक्लियोफाइल, जिसको आप बोलते हैं केंद्रानुरागी।
और इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग है, इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है। इट इज कंप्लीट शेयर्ड, इट इज कंप्लीट ट्रांसफर of shared pi electrons towards an atom। किसी एटम की तरफ शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, प्यारे बच्चों ध्यान दें, शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स, भागीदारी वाले शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स का स्थानांतरण हो जाता है किसी एटम की तरफ, उसी को हम ई इफेक्ट बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स। दो प्रकार का होता है ये, प्लस ई माइनस ई। प्लस ई का मतलब होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और इसे बोलेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। प्लस ई और माइनस ई, इनका मीनिंग क्या है, कैसे पता चलता है, समझ लेते हैं। पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट दो प्रकार का होता है। ये तब काम करता है जब अटैकिंग रीजेंट की डिमांड होती है। यदि हम अटैकिंग रीजेंट को हटा लें, यदि अटैकिंग रीजेंट का रिमूवल कर दिया जाए, हटा लिया जाए, तो प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कार्य नहीं करता है। जैसे मैं दो सिस्टम बनाता हूं, मान के चलिए कि C डबल बॉन्ड C का ये सिस्टम है और हमने पाई इलेक्ट्रॉन शेयर्ड पेयर पाई इलेक्ट्रॉन का यहां ट्रांसफर किया, और अटैकिंग रीजेंट हमने H+ ले रखा था। तो जब हमने ट्रांसफर किया तो इस कार्बन पे प्लस आएगा और इस पे माइनस आएगा और इसी से H जुड़ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दें कि अगर H इसे अप्रोच करता है, H+ इज अटैकिंग रीजेंट। अटैकिंग रीजेंट उस एटम की तरफ जाता है जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है, पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है। तो इस प्रकार के प्रभाव को हम पॉजिटिव मतलब प्लस ई इफेक्ट बोलते हैं। ध्यान देने वाली बात है, मतलब मूवमेंट ऑफ
pi electrons and attachment of attacking region both are in same direction. दोनों की डायरेक्शन यदि सेम होती है प्यारे बच्चों तो उसे हम प्लस ई प्रभाव कहते हैं। दूसरा समझ लेते हैं जरा, माइनस ई का खेल क्या है। मान के चलिए शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमने फिर से इस कार्बन की तरफ किया, और अटैकिंग रीजेंट उसकी अपोजिट डायरेक्शन में जाके जुड़ता है दूसरे कार्बन पे, क्योंकि इस पे प्लस जनरेट होना था और इस पे माइनस जनरेट हुआ, तो अटैकिंग रीजेंट अपोजिट साइड है ना, अटैकिंग रीजेंट go away from the atom, from the atom, which get shared pi electrons। प्यारे बच्चों, जो भी परमाणु शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है, यदि उस पे अटैकिंग रीजेंट नहीं जुड़ता है, दूसरे एटम पे जुड़ता है, तो इस प्रभाव को हम बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किस तरफ होगा और किस तरफ नहीं होगा, इसमें उस सिस्टम में हमें चेक करना पड़ता है कि सिस्टम में कहीं कोई दूसरा प्रभाव मतलब समझो बात को, हम क्या पढ़ चुके हैं, दूसरे प्रभाव हम पढ़ चुके हैं, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ चुके हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट दो प्रकार का होता है, प्लस ई और माइनस ई। तो इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ऐसा पाया जाता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव के साथ इंडक्टिव इफेक्ट भी लगता है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट, भाई हमारा रूल क्या चलता है, थंब रूल क्या चलता है स्टेबिलिटी को लेकर के सिस्टम की। हम पहले रेजोनेंस दादा को याद करते हैं, रेजोनेंस दादा के बाद हम हाइपर कॉन्जुगेशन को इनवाइट करते हैं और उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन के बाद इंडक्टिव इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के साथ यदि इंडक्टिव इफेक्ट लगता है प्यारे बच्चों, तो सामान्यतः इंडक्टिव इफेक्ट की जीत होती है। देखते हैं कैसे। मान चलिए एक सामान्य सा सिस्टम है इथीन का, ये इथीन है और अटैकिंग रीजेंट लिखा हुआ है, लिख दिया बस। तो एक पे माइनस जनरेट हो जाएगा और एक पे प्लस। ध्यान देना है कि जिस तरफ डायरेक्शन शो होती है उसी तरफ पाई इलेक्ट्रॉन का जाना होता है। शो द डायरेक्शन ऑफ
पाई इलेक्ट्रॉन्स show the direction of pi electrons movement। मान चलिए हमने सिस्टम प्रोपीन का लिया और अटैकिंग रीजेंट हमने रखा हुआ है। अब देखो यहां प्रोपीन में ये सब मिथाइल बैठे हुए हैं जो कि प्लस आई देते हैं, इलेक्ट्रॉन को धक्का मारते हैं। तो प्लस आई जब ये देंगे तो मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव और इंडक्टिव साथ में लगने पर सामान्यतः इंडक्टिव की जीत होती है। तो प्लस आई के चलते इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है वो इसी तरफ होनी चाहिए। तो जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसी तरफ होगी तो इस पे माइनस बनता है और इस पे प्लस। अब ध्यान रखना है कि जिस पे प्लस बनेगा उस पे कौन अटैक करेगा? इन फ्यूचर न्यूक्लियोफाइल। और जिस पे माइनस बनेगा उस पे कौन अटैक करेगा? ई प्लस। देखिए ई के ऊपर प्लस लगाया है, ये प्लस ई नहीं है, मतलब ध्यान देना थोड़ा सा आपको। ई प्लस तो न्यूक्लियोफाइल और ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन अनुरागी, और ये न्यूक्लियोफाइल। तो हमने जिस तरह पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किया था और अगर हमने इलेक्ट्रोफाइल लिया और वो उसी तरफ उस एटम पे जाके जुड़ा तो इसको हम बोलेंगे प्लस ई प्रभाव। और अगर नहीं जुड़ा, अपोजिट साइड जुड़ा, तो उसको हम बोलेंगे माइनस ई प्रभाव। मान के चलो कि हम इस तरह का एक स्केलेटन लेते हैं जिसमें हमने प्रोपीन में एक हरकत कर दी कि H को हटा के, एक H को हटा के हमने NO2 लगा दिया। तो ये भाई साहब अपना असर दिखा रहे, माइनस ई प्रभाव दे रहे। तो जब माइनस ई प्रभाव दे रहे हैं तो यहां नहीं आना नेगेटिव चार्ज, आना इसी सिस्टम पे है। अनसैचुरेटेड पार्ट कितना है इनसे मतलब नहीं है, लेकिन डायरेक्शन बदल गई माइनस ई की वजह से। और यहाँ अटैकिंग रीजेंट भाई साहब रखे होंगे तो ये NO2 तो ऐसे ही लगे रहेंगे CH2 के साथ। और अब यहाँ नेगेटिव बनेगा और यहाँ पॉजिटिव बनेगा। तो नेगेटिव पे कौन जुड़ता है? E प्लस, और पॉजिटिव पे कौन जुड़ता है? NU माइनस, मतलब न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव जब काम करेगा तो इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव दो प्रकार का होता है। बेसिक पॉइंट आप पढ़ लें कि ये अस्थायी होता है, टेम्परेरी होता है, अटैकिंग रीजेंट की डिमांड पे काम करता है। यदि मैं अटैकिंग रीजेंट को हटा लूँ प्यारे बच्चों तो फिर ये काम नहीं करेगा। एक बात, ये दो प्रकार का होता है, प्लस ई और माइनस ई, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये दो प्रकार का होता है। ये टेम्परेरी होता है और इस प्रभाव में शेयर्ड पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर होता है टू एन एटम, एक एटम की तरफ। वो एटम जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव भी हो सकता है लेकिन डिमांड ऑन द अटैकिंग रीजन। फिर अगर प्लस आई और माइनस आई ग्रुप लगे हुए हैं सिस्टम में तो हमें इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव कराते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि इंडक्टिव इज मोर इफेक्टिव देन इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ओके जेंटलमैन, तो रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 में हमने कोशिश की कि हम इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को डिस्कस कर लें। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक परमानेंट होता है और एक टेम्परेरी होता है। परमानेंट इफेक्ट में हमने इंडक्टिव इफेक्ट को सीखा था। परमानेंट इफेक्ट में हमने रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको आप मीजोमेरिक इफेक्ट बोलते हैं, उसको सीखा। परमानेंट इफेक्ट में हमने हाइपर कॉन्जुगेशन की चर्चा की। हमने डिटेल में तीनों की एप्लीकेशन सीखी, सबसे खास रेजोनेंस, इंडक्टिव
और हाइपर कॉन्जुगेशन। उसके बाद हमने चर्चा को समाप्त किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बाद। प्यारे बच्चों, रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 2 में हम टाइप ऑफ रिएक्शंस की बात करेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शंस कितने प्रकार की होती हैं और किस प्रकार से उनके हम एप्लीकेशन सीखते हैं, इस पे चर्चा होगी। आप इनको पढ़िए। रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट 1 इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर JEE और नीट प्रिपरेशन विच इज़ कमिंग इन फ्यूचर। तो आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस की और पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।